नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश का संगठन के बारे में जानेंगे और मध्य प्रदेश के बारे में समझेंगे। आने वाले समय में 11 अप्रैल को जो मध्य प्रदेश की प्राथमिक परीक्षा होने वाली है 11 अप्रैल को, उसके लिए अभी जो टाइम बचा है वो 15-16 दिन बचा है। और हमारा आज से ये टारगेट रहेगा कि मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा होगी जो, उस परीक्षा को हम किस प्रकार से कवर करें कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएँ। तो इस प्रकार से हम एक रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति के अनुसार ही प्रारंभिक परीक्षा तक पहुँचेंगे और जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हल करेंगे। मेरा नाम प्रकाश है और मैं अभ्यास करो इस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज से पहली क्लास ले रहा हूँ। और मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और यहाँ से अधिक अच्छा नॉलेज प्राप्त कीजिए। और अभ्यास करो के द्वारा जितना भी प्रयास किया जा रहा है सभी राज्यों के पीसीएस एग्ज़ाम्स को लेकर के अभ्यास करो का एक बहुत बड़ा कदम है जो उठाया गया है इसके द्वारा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये रिक्वेस्ट है, आज हम मध्य प्रदेश के संगठन के बारे में पढ़ाएंगे, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है इसके बारे में पढ़ाएंगे। आखिर जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश जो अभी है और 1947 से अभी तक का जो मध्य प्रदेश है उसमें किस प्रकार का बदलाव हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि आप कौन कौन मेरे को देख रहे हैं और प्लीज़ कमेंट कीजिए जिससे मैं चेक कर पाऊँ कि कौन कौन है। तो आज हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। क्या ये टॉपिक लेने का मेरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ से प्रश्न एमपीपीएससी में मतलब लोक सेवा आयोग में यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के गठन से किस प्रकार से जिलों का गठन हुआ, किस प्रकार से मध्य प्रदेश में बदलाव हुए हैं, उसकी संरचना में बदलाव हुए हैं, इन सभी के बारे में मध्य प्रदेश के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक को लेंगे और 15 दिन के अंदर हम इतना करेंगे कि मध्य प्रदेश से जितने भी प्रश्न बनेंगे लगभग 30 से 40% जो प्रश्न बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा में वो मध्य प्रदेश से ही बनते हैं। यहाँ से हम मध्य प्रदेश को 15 दिन के अंदर हम इतना कवर कर लेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो अंकों में बढ़ोतरी होगी सिर्फ मध्य प्रदेश से ही हो जाएगी। तो ये टारगेट है हमारा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में और गठन के बारे में। एक कमेंट कीजिए, कोई तो कीजिए, पता तो चले कि कौन क्या देख रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। मध्य प्रदेश के गठन के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का गठन देखो 1947 में जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से नहीं थी जो आज है। 1947 के टाइम पे मध्य प्रदेश कुछ भागों में विभाजित था। वो कौन कौन से भाग थे? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ओके, तो पार्ट ए, इसका कारण क्या था कि पार्ट ए बना दिया, पार्ट बी बना दिया, पार्ट सी बना दिया? कुछ तो कारण होगा। तो पार्ट ए में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो इसमें सम्मिलित थे और पार्ट बी में कौन कौन से क्षेत्र थे इसमें सम्मिलित थे और पार्ट सी में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो इसमें सम्मिलित थे? तो पार्ट ए था जो
पार्ट ए में सीपी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये दो ऐसे क्षेत्र थे जो पार्ट ए में समाहित थे यानी सम्मिलित थे। और पार्ट ए पूरी तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से, पूरी तरीके से पार्ट ए जो था ब्रिटिश हुकूमत में था। डायरेक्टली इस पे जो ब्रिटिश थे इस पे अपना क्या हुकूमत जमा रखे थे पार्ट ए में। और इसकी पार्ट ए की जो राजधानी थी वो नागपुर थी, नागपुर। पार्ट ए की जो राजधानी थी वो नागपुर थी। और पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में ऐसे क्षेत्र थे यानी बड़ी रियासतें, मध्य प्रदेश में जितनी भी बड़ी रियासतें थी वो पार्ट बी में थी, बड़ी रियासतें। अब बड़ी रियासतें कौन कौन सी थी उस टाइम पे मध्य प्रदेश में? तो बड़ी रियासतों की बात करें तो बड़ी रियासतें मध्य प्रदेश में उस टाइम पे जो इंदौर थी और ग्वालियर थी। इंदौर जो रियासत थी उसमें होलकर साम्राज्य था। और यहाँ पे ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में ऐसी रियासत थी जिसका नाम था सिंधिया रियासत। तो इसकी जो पार्ट बी की जो राजधानी हुआ करती थी वो एक तो इंदौर थी और दूसरी ग्वालियर। एक इंदौर थी, दूसरी ग्वालियर थी। पार्ट बी की बात है, ठीक है। अब पार्ट सी में ऐसे क्षेत्र थे यानी छोटी रियासतें, छोटी रियासतें। छोटी रियासतें बोले तो उस टाइम पे छोटी रियासतें कौन कौन सी थी मध्य प्रदेश में? जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड और विंध्य प्रदेश, ये सभी रियासतें थी जो छोटी रियासतें थी जो पार्ट सी में सम्मिलित थी। और इसकी राजधानी जो थी, इसकी जो राजधानी थी वो कौन? रीवा थी। रीवा इसकी राजधानी थी। राजधानी की बात करें तो क्या थी? रीवा। रीवा इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि मध्य प्रदेश जो बटा हुआ था, तो मध्य प्रदेश बटा हुआ था 3 पार्टों में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्या था कि पार्ट ए में जो ब्रिटिश हुकूमत, डायरेक्टली जो ब्रिटिश शासन कर रहा था वो पार्ट ए में था। और पार्ट ए में जैसे सीपी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और इसकी राजधानी थी वो नागपुर थी। इसके बाद बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में बड़ी रियासतें थी। बड़ी रियासतों की बात करें तो इंदौर और ग्वालियर उस टाइम पे बड़ी रियासतें हुआ करती थी मध्य प्रदेश में। और इंदौर में जो था होलकर वंश था और ग्वालियर में था जो सिंधिया वंश था। और इंदौर और ग्वालियर पार्ट बी की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अब इसके बाद बात करें हमने पार्ट सी की, तो पार्ट सी में देखा है कि पार्ट सी में छोटी रियासतें थी। जैसे कि छोटी रियासतों की बात करें बुंदेलखंड था, बघेलखंड था, विंध्य प्रदेश था, ओके। और इसकी जो राजधानी थी वो रीवा थी। यहां से प्रश्न बनता है दोस्तों, प्रश्न कैसे बनता है कि आप पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी और पार्ट बी की राजधानी क्या थी? तो इंदौर थी, ग्वालियर थी। और पार्ट सी की राजधानी क्या हुआ करती थी? पार्ट सी की राजधानी रीवा हुआ करती थी, ओके। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब मैं एक मैप बनाता हूं एमपी का और उसमें बताता हूं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर था उस टाइम पे, ओके। तो मैप में मैं बताता हूं उस टाइम पे मध्य प्रदेश किस प्रकार से था। कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मैप बनेगा।
ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये बघेलखंड वाला क्षेत्र है। उस टाइम पे जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश में ही सम्मिलित था। तो मध्य प्रदेश का कुछ ऐसा मैप बना हुआ करता था पहले, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का मैप है। और यहाँ पे हम बात करें तो इसको हम पार्टों में बांट देंगे। ठीक है, तो जो मैंने पार्ट ए बताया आपको, तो पार्ट ए की जो स्थिति थी मध्य प्रदेश की, तो ए वाला पार्ट था जो पार्ट ए, ये पार्ट ए था। इसके बाद हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी ए वाला पार्ट था जो ये पार्ट बी था। भाई कोई कमेंट कीजिए यार, दो लोग तो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हो। और यहाँ से ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना नहीं है, पूरे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। मध्य प्रदेश से पूरे प्रश्न, ऐसे टॉपिक लूँगा जहाँ से प्रश्न बनेंगे। आप बस देखते रहिए और लिखते रहिए और कमेंट करते रहिए, जहाँ पे समझ में नहीं आए मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये पार्ट बी था, ये पार्ट ए था और ये पार्ट सी था। ये वाला पार्ट सी था, ये पार्ट सी था। ओके, अब पार्ट सी की, जैसे कि मैंने बताया, पार्ट सी की जो राजधानी थी रीवा थी। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी नागपुर थी, पार्ट ए की नागपुर। और पार्ट बी की राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर उस टाइम पे बड़ी रियासतें हुआ करती थीं, जिसमें होलकर और सिंधिया वंश का वर्चस्व था। ओके, इंदौर और ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर। ओके, तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं, गौर करेंगे। आप नोट करते जाइए साथ साथ में। पार्ट सी में कौन कौन से क्षेत्र थे? देखो, ए वाला जो एरिया है, जो ए वाला एरिया है, यहां भोपाल था, ये भोपाल अभी भी है, ये भोपाल। यहां ए वाला एरिया है जो बुंदेलखंड एरिया है, बुंदेलखंड। ये वाला एरिया है जो है बघेलखंड। इसी को, ये विंध्य प्रदेश भी था यहाँ पे, ये विंध्य प्रदेश है, जबलपुर वाला एरिया है ये, और विंध्य प्रदेश ये था। ठीक है, तो ये वाले पार्ट जो थे पार्ट सी में सम्मिलित थे और इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर था मध्य प्रदेश का 1947 के आसपास। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार के बदलाव हुए, किस प्रकार से इसका गठन हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, इसके बाद बात करें हम तो वर्ष 1946 में, वर्ष 1946 में साइमन कमीशन आया। वर्ष 1946 में साइमन कमीशन आया और इसी के आधार पर, साइमन कमीशन के आधार पर, वर्ष 1946 में साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन के आधार पर किसका क्या बात हुई कि संविधान सभा का गठन किया जाए। साइमन कमीशन के आधार पर क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। 1946 में ये लिखते जाइए साथ में, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। अब इसकी जो बैठकें हुई थी 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को, जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली ऐसा बताऊं कि आपको
यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। 9 दिसंबर पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 9 दिसंबर को, और दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन हमें अभी संविधान को नहीं पढ़ना है, हमें इसके बारे में जानना है कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है यहाँ तक हम किस प्रकार से पहुँचेंगे। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए प्रश्न बनेंगे तो यहीं से ही बनेंगे, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप बनता है। तो यहाँ पहली बैठक हुई और दूसरी बैठक हुई 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को क्रमशः ये बैठकें हुई। लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे, जो स्थायी सदस्य, स्थायी इस संविधान सभा की बैठक के स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अब क्या हो रहा था कि दक्षिणी भारत में, साउथ इंडिया में क्या हो रहा था उस टाइम पे कि एक डिमांड उठ रही थी कि मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों की भी ये डिमांड थी कि राज्यों का वर्गीकरण भाषाई आधार पर हो। खासकर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश वाला एरिया था, जो उस समय पे हैदराबाद रियासत हुआ करती थी, उस हैदराबाद रियासत के द्वारा ही यह डिमांड उठ रही थी कि जो राज्यों का वर्गीकरण हो तो वो भाषाई आधार पर हो। ओके, तो इस डिमांड को संविधान सभा के समक्ष रखा गया। इस डिमांड को संविधान सभा के समक्ष रखा गया। ठीक है, तो संविधान सभा के समक्ष क्या रखा गया, संविधान सभा, और इस संविधान सभा के समक्ष क्या रखा गया कि जो राज्यों का वर्गीकरण होगा तो भाषाई आधार पर हो। और इसका प्रेशर किसके ऊपर आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, क्योंकि वो क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे। तो उसका प्रेशर किसके ऊपर आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, जब इनके ऊपर ये प्रेशर आया कि देश में ये विषम परिस्थिति बन रही है कि अधिकतर राज्य ये बोल रहे हैं कि जो राज्यों का वर्गीकरण हो, जो राज्यों का गठन हो तो वो भाषाई आधार पर हो। खासकर साउथ इंडिया ये बोल रहा था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना हुई। एस के धर की अध्यक्षता में क्या हुआ, अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसका नाम था क्या, धर आयोग, जिसका नाम धर आयोग था। ये आयोग आया था 1948 में। 1948 में। कमेंट कीजिए जहां भी जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसका डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, तो क्या हुआ कि धर आयोग की स्थापना हो जाती है वर्ष 1948 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, एस के धर। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, एस के धर। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ कि अब ये बात और होगी कि अब राज्यों का जो गठन होगा
तो वो भाषाई आधार पर होगा। ठीक है, लेकिन इसने धारा आयोग ने क्या कहा कि जो राज्यों का गठन होगा, अब धारा आयोग क्यों आया, धारा आयोग को बनाया गया, तो धारा आयोग क्यों आया, तो धारा आयोग के लिए जिम्मेदारी ये थी कि नागरिकों की जो डिमांड है, जो अधिकतर साउथ इंडियन की जो डिमांड है कि राज्यों का वर्गीकरण होगा तो भाषाई आधार पर हो, ये डिमांड हो रही थी। शिवांश सर अब शिवांश सर भी पढ़ाएंगे, प्रिंस जी, और कोई भी पढ़ना चाहिए, पढ़ो आराम से, और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे कमेंट कीजिएगा और पूरी हेल्प की जाएगी आप लोगों की। और यहाँ से यदि MPPCS की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ से प्रश्न आपको 100% मिलेंगे, और बस इसको आप नोट करते जाइए, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ओके, तो एक धारा आयोग आया। ओके, प्रिंस जी देख रहे हैं, इस धारा आयोग ने क्या किया कि एक रिपोर्ट बनाई, और इस रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का जो गठन होगा, राज्यों का गठन किस प्रकार से होगा, राज्यों का गठन जो होगा वो प्रशासनिक आधार पर होगा, प्रशासनिक आधार पर होगा। ठीक है, राज्यों का जो गठन होगा वो प्रशासनिक आधार पर होगा, धारा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। जबकि साउथ इंडियंस और अधिकतर की जो डिमांड थी वो ये थी कि जो राज्यों का गठन हो वो भाषाई आधार पर हो। तो इसके लिए जो धारा आयोग की स्थापना की गई, तो इसने ये कहा कि जो राज्यों का जो गठन होगा वो प्रशासनिक आधार पर होगा। अब इसमें डाउट हुआ कि जो धारा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब इस रिपोर्ट को जांच करने के लिए, इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए क्या हुआ, इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए JVP समिति बनी, JVP समिति बनी, JVP समिति बनी। और JVP समिति में कौन कौन शामिल था, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, JVP समिति क्यों बनाई गई, JVP समिति इसलिए बनाई गई क्योंकि जो धारा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि जो राज्यों का गठन होगा वो प्रशासनिक आधार पर होगा। ओके, जो राज्यों का गठन होगा वो प्रशासनिक आधार पर होगा। तो JVP समिति को डाउट हुआ कि भाई ऐसा तो नहीं है कि धारा आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो कुछ गड़बड़ हो, तो इसकी जांच करने के लिए JVP समिति बनाई गई। और JVP समिति में जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो इन्होंने भी इस धारा आयोग की रिपोर्ट को सही बताया, और इन्होंने भी कहा, JVP समिति ने भी कहा कि राज्यों का गठन होगा जो वो प्रशासनिक आधार पर होगा, प्रशासनिक आधार पर होगा। ओके, राज्यों का जो गठन होगा, JVP समिति ने भी ये बता दिया कि भैया राज्यों का जो गठन होगा वो प्रशासनिक आधार पर होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये साउथ में और ज़्यादा इस समस्या ने मतलब वर्चस्व ले लिया। और साउथ में हैदराबाद रियासत थी,
जब ये हैदराबाद रियासत का एक व्यक्ति थे, हैदराबाद रियासत थी, और हैदराबाद रियासत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामालू पोट्टा रमैया, श्री रामालू पोट्टा रमैया। ये खासकर ये व्यक्ति क्या करते हैं, जब जेबीपी समिति और धर आयोग की रिपोर्ट के बारे में इसको पता चलता है तो ये अनशन पे बैठ जाते हैं, और 58 दिन के अनशन के बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 58 दिन के अनशन के बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? जो हैदराबाद की रियासत के एक व्यक्ति थे श्री रामालू पोट्टा रमैया जी, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये डिमांड क्या होती है, और बढ़ती जाती है, और इसके विरोध में और ज़्यादा जनता हो जाती है कि भाई जो जेबीपी समिति ने और धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके पक्ष में नहीं होना चाहिए जेबीपी समिति को और धर आयोग को। अब प्रशासनिक आधार पर राज्यों का वर्गीकरण नहीं होगा, और ज़्यादा इस डिमांड को बढ़ा देते हैं, और वो बोलते हैं कि अब धर आयोग और जेबीपी समिति के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण नहीं होगा। वो होगा तो किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री, क्या होता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जब कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते हैं उस टाइम पे। जवाहरलाल नेहरू पे इस बात का प्रेशर बना कि भाई लोगों की डिमांड ये हो गई है कि जो जेबीपी समिति ने रिपोर्ट दी है और धर आयोग ने दी है वो प्रशासनिक आधार पर दी है। तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, और साउथ से जो डिमांड उठती है कि जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा वो भाषाई आधार पर होगा। तो इन्हें प्रेशर में आकर के क्या करते हैं, 15 अगस्त यहाँ लिख देता हूँ मैं, 15 अगस्त 1952 को, 15 अगस्त 1952 को क्या होता है कि घोषणा कर दी जाती है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होगा। किसके द्वारा घोषणा कर दी जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होगा। मतलब 15 अगस्त 1952 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि जो आंध्र प्रदेश का गठन होगा वो किस आधार पर होगा? वो होगा हमारा किस आधार पर? भाषाई आधार पर। ठीक है। अब इस प्रकार से मैं इसको स्लाइड को चेंज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, हर पॉइंट में ऐसे पॉइंट हैं जो कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हर जगह से है कि देखो आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कब की गई, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो 15 अगस्त 1952 को आंध्र प्रदेश के गठन की स्थापना, आंध्र प्रदेश के गठन के बारे में बात कही गई। ओके, और किसने घोषणा की? जवाहरलाल नेहरू ने की। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब धर आयोग की रिपोर्ट क्या थी, इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि धर आयोग की रिपोर्ट किस प्रकार से थी। धर आयोग की रिपोर्ट थी कि प्रशासनिक आधार पर किसका गठन होगा? राज्यों का गठन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो 15 अगस्त 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि आंध्र प्रदेश का जो गठन होगा वो भाषाई आधार पर होगा। वो किस लिए? वो इसलिए कि
जब अनशन पे बैठे हुए श्री रामल्लू पोटा रमैया जी, उनकी 58 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, तो इस प्रेशर में आकर के वो ये घोषणा कर देते हैं। तो ये प्रश्न आया था MPPSC में कि यहाँ पे क्या होता है कि जब 15 अगस्त 1952 को घोषणा हो गई, आंध्र प्रदेश बनेगा, यहाँ पे घोषणा हो जाती है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हो जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन किसका हो जाता है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के बारे में है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। तो एक प्रश्न ऐसा आया था MPPSC में कि 1 अक्टूबर 1953 को ऐसा कौन सा राज्य था जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को ऐसा राज्य बना था हमारा आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न यहां से बना था ये। ओके, ठीक है। अब इसके बाद बात करें हम, जब आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर हुआ तो अन्य राज्यों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जब आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है कि उसका गठन भाषाई आधार पर हुआ है, तो अन्य राज्यों को भी ये डिमांड करनी पड़ेगी। तो अन्य राज्य भी ये डिमांड करने लगे। तो 22 दिसंबर 1953 को क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है और 1955 को रिपोर्ट भेजता है ये। 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में रहता है कि 16 राज्य बनाए जाएं। अब राज्य बनाने की बात होने लगी है। कितने राज्य बनाए जाएं? 16 राज्य, 16 यानी 16 स्टेट बनाए जाएं। ओके, 16 राज्य बनाए जाएं। ठीक है, कितने राज्य बनाए जाएं? 16 राज्य बनाए जाएं। इसने ये रिपोर्ट भेजी। लेकिन इसी राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग में क्या हुआ? संशोधन हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया। आयोग अधिनियम 1956 में आया। 1956 में आया और इसमें जो 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया। संशोधन हुआ और इसमें कहा गया 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया और इसमें क्या हुआ कि 7वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें कहा गया कि अंतिम रूप से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाने की, जो 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बनाने की इसने घोषणा कर दी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में और 14 राज्य बनेंगे। गुड इवनिंग मेघा जी, गुड इवनिंग। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जहां समझ में नहीं आए वहां कमेंट करते जाइए साथ में। ओके,
ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें ये बोला गया कि 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। ओके, तो इन्हीं 14 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश था, इन्हीं 14 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश था। थोड़ा दोस्तों 2 मिनट के लिए बने रहिए लाइव। अरे बैटरी लो हो गई है। ओके दोस्तों, तो क्या हुआ, सातवां संविधान संशोधन हुआ और इसमें बोला गया कि राज्यों 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इन 14 राज्यों में से एक हमारा राज्य था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश अब क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को इसकी रिपोर्ट आती है, अधिनियम ये बना 1956 में और इसमें संशोधन हुआ और इसमें बोला गया कि 14 राज्य हों और 6 केंद्र शासित प्रदेश हों। तो इस 14 राज्यों में से एक जो राज्य था वो हमारा क्या था, मध्य प्रदेश। ओके, अब मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ से हम जानते हैं कि गठन किस प्रकार से हुआ मध्य प्रदेश का। ये पूरा हमने जो सारांश ये पूरा बताया, जो हमने इतना डिटेल से बताया, वो इसलिए बताया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश बनने की प्रक्रिया रही है, अन्य राज्यों की भी किस प्रकार से प्रक्रिया रही है। तो जो कुछ भी बताया वो कोई ऐसा नहीं है कि एडवांस बताया, वो बस नॉर्मल है। और यहाँ से हर प्रश्न बनने की संभावना है, जहाँ से प्रश्न बनेंगे वो हर एक पॉइंट बताया गया है। और यहाँ इसको नोट डाउन भी करते जाइए। 15 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा कि 40% आपका जो मध्य प्रदेश से आने वाला सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एमपीपीएससी के लिए किसी भी प्रकार का जो प्रश्न होगा वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिखते भी जाइए, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद 1 नवंबर 1956 को यहाँ से मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, तो इसको मैं स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब इसके बारे में बात करें तो अब आगे कंडीशन 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ मध्य प्रदेश बन गया भाई। मध्य प्रदेश का गठन, यहाँ से प्रश्न बनता है। हर एग्जाम्स में, बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे नॉर्मल तरीके से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। खासकर मध्य प्रदेश पुलिस में भी, जैसे कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ओके, अब जब गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 में जिलों की संख्या की बात करें, जिलों की संख्या 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या थी, वो कितनी थी, 43। अब यहां से प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो इस टाइम पे मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो कितने जिले थे, 43, यानी 43 जिले थे। ओके, अब हमें 1 नवंबर 2000 तक, सन 2000 तक, 1 नवंबर 2000 तक हमें क्या करना है, यानी एक दिन आगे पीछे लीजिए इसके। तो यहाँ पे क्या होता है, 31 अक्टूबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश में 61 जिले हो जाते हैं, 61 जिले हो जाते हैं। ओके, 31 अक्टूबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हो जाते हैं, 61 जिले हो जाते हैं।
ओके, तो हमें 61 जिले बनाना है। सबसे पहले क्या काम करना है, 61 जिले बनाना है। तो वो किस प्रकार से, अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे जिलों से कि किस जिले का गठन कब हुआ और कौन से जिले से अलग होकर के बना। ओके, तो ये देखेंगे हम 1 नवंबर 1956 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2000 तक किस प्रकार से इसमें बदलाव हुआ। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं आगे। अब बनाना है हमें जिलों, किस प्रकार से जिले बने। गठन हुआ मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को। अब हमें बनाना है 61 जिले कैसे बनेंगे भाई, यानी कितने जिले, 61 जिले बनाना है। तो क्या हुआ कि 26 जनवरी 1972 को 2 जिले बनाए गए। एक था भोपाल, जो भोपाल आज भोपाल है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ओके, ये सीहोर से अलग हुआ था। भोपाल उस टाइम पे 26 जनवरी 1972 से पहले 26 जनवरी 1972 से पहले भोपाल एक तहसील हुआ करती थी जो सीहोर जिले की तहसील थी। ओके, सीहोर जिले की तहसील थी। इसके बाद बात करें एक और, इसी में 26 जनवरी 1972 को जिला बनाया गया राजनंदगांव। तो ये जो जिला बनाया गया दुर्ग से बनाया गया, दुर्ग से, जो आजकल छत्तीसगढ़ में है। ओके, 2 जिले बनाए गए 1972 में, भोपाल और राजनंदगांव। ये नोट डाउन करते जाइए साथ में। ओके, अब इसके बाद 1983 में क्या हुआ कि जिला पुनर्गठन आयोग आया। मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग आया। जिला पुनर्गठन आयोग आया। तो इसी जिला पुनर्गठन आयोग के आधार पर 25 मई 1998 को 10 जिले बनाने की घोषणा की गई। 10 जिले यानी बनाए गए, ठीक है, 10 जिले बनाए गए, 10 जिले बने। ओके, जो 4 जिले, जो वर्तमान में 4 जिले हैं, जो 10 में से 4 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं और 4 जिले हैं जो वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं। तो हमें चर्चा करना है 4 जिलों के बारे में। वो 4 जिले कौन कौन से थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमें कुछ लेना देना नहीं है अभी, हमें सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में जानना है। ओके, तो इसमें से 4 जिले कौन कौन से थे। एक था बड़वानी, और दूसरा था श्योपुर, तीसरा था कटनी, चौथा था डिंडोरी। ओके, 4 जिले थे। बड़वानी हुआ था किससे अलग, खरगोन से। खरगोन से अलग होता है बड़वानी। श्योपुर जो अलग होता है वो मुरैना से अलग होता है, और कटनी होता है जो जबलपुर से अलग होता है, और डिंडोरी होता है मंडला से अलग। ये 4 जिले जो बनाए गए, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, ये खरगोन से बड़वानी होता है अलग, और मुरैना से श्योपुर होता है, और जबलपुर से कटनी होता है, और मंडला से जो होता है वो डिंडोरी होता है। ओके, और 6 जिले ये थे जो छत्तीसगढ़ में अभी हैं। ओके, तो यहाँ पे 10 जिले ये हो जाते हैं। इसके बाद 30
इसके बाद 30 जून 1998 को 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति आती है, सिंहदेव समिति आती है। और इस सिंहदेव समिति के आधार पर 6 जिले बनाने की फिर से घोषणा की गई, 6 जिले बने। ओके, तो 6 जिले जो बनाए गए, इनमें से 3 जिले वो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में हैं और 3 जिले वो छत्तीसगढ़ में हैं अभी वर्तमान में। जबकि छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश में था और छत्तीसगढ़ को जब अलग होना है 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को, तो जब तक हमें 61 जिले बनाना है। ओके, तो 3 जिले जो थे मध्य प्रदेश में अभी हैं वो कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं। नंबर 1 हरदा को अलग किया गया था होशंगाबाद से। नंबर 2 उमरिया, इसको अलग किया गया था शहडोल से। उमरिया की बात करें तो यहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको बनाया गया, कब बनाया? 30 जून 1998 को, और शहडोल से अलग हुआ। इसके बाद बात करें, तीसरा जो जिला था वो था नीमच, जो 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस शहर से स्टार्ट होती है, तो वो ऐसा शहर कौन था? वो था नीमच। तो नीमच किससे अलग हुआ था? मंदसौर से। ओके, हरदा, उमरिया, नीमच, ये 3 जिले 30 जून 1998 को बनाए गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद बात करें हम, 30 जून 1998 के 6 जिले बन गए, 25 मई 1998 को 10 जिले बन गए। ओके, तो इस प्रकार से कितने जिले हो जाते हैं? ये जिले हो जाते हैं हमारे 61 जिले। कैसे? 43 और 2 बनाए हमने 1972 में। अब इसके बाद 10 बनाए हमने, 10 जिले बनाए हमने 25 मई 1998 को, और इसके बाद 6 बनाए हमने 30 जून 1998 को। ओके, तो इस 5 इस प्रकार से ये हो जाते हैं 61। इसको जोड़ेंगे तो 61 जिले, 5, 6, 11, 1, 4, 5, इस प्रकार से 61 जिले हो जाते हैं। अब क्या होता है कि एक और बदलाव आता है मध्य प्रदेश में। वो किस प्रकार से बदलाव आता है? 30 जून 1998 तक जिले 61 बन जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि स्लाइड को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो जाते हैं। मध्य प्रदेश यहां से, ये एमपी और ये छत्तीसगढ़। यहाँ टोटल जिले थे 61। अब जब 1 नवंबर सन 2000 को इनमें क्या होता है, विभाजन होता है, तो एमपी में जो जिले बचते हैं वो 45 बचते हैं, और छत्तीसगढ़ में 16 जिले चले जाते हैं। अब यहाँ से 1 नवंबर सन 2000 से अब हमारे जो वर्तमान में जिले हैं, अब जिले से प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट में मैं एमसीक्यू करूँगा इन जिलों के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से हमें कितने जिले बनाना है? वर्तमान में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 52 जिले हैं। 52 जिले बनाना है अब। ओके, तो क्या होता है कि
15 अगस्त 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को क्या होता है, 3 जिले बनाए जाते हैं। अशोकनगर, अशोकनगर से इसके बाद बनाया जाता है अनूपपुर। अब इसके बाद बात करें, एक बनाया जाता है हमारा कौन सा, अशोकनगर बनाया जाता है, अनूपपुर, फिर तीसरा बनाया जाता है बुरहानपुर। अशोकनगर को गुना से अलग किया जाता है, अनूपपुर को शहडोल से अलग किया जाता है। शहडोल से 2 जिले अलग हो गए हैं, एक तो हो गया था उमरिया, अब दूसरा हो गया अनूपपुर। और बुरहानपुर को खंडवा से अलग किया जाता है। ओके, अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर को, अनूपपुर को शहडोल से और खंडवा से बुरहानपुर को अलग किया जाता है। 3 जिले बन जाते हैं। फिर इसके बाद 17 मई और 24 मई को 17 मई और 24 मई 2008 को 2 जिले बनाए जाते हैं। 17 मई और 24 मई 2008 को 2 जिले बनाए जाते हैं। एक जो जिला रहता है वो रहता है अलीराजपुर, और दूसरा जिला 24 मई को बनाया जाता है, जो 24 मई 2008 को, वो रहता है हमारा सिंगरौली। अलीराजपुर को जो अलग किया गया, वो किससे अलग किया गया, झाबुआ से, और सिंगरौली को अलग किया गया सीधी से। ओके, तो 17 मई और 24 मई 2008 को 2 जिले बनाए जाते हैं। अलीराजपुर बनता है, सिंगरौली बनता है सीधी से, अलीराजपुर बनता है झाबुआ से। ओके, अब इसके बाद यहां लिख देता हूं मैं। इसके बाद क्या होता है, 16 अगस्त 2013 को एक जिला और बनाया जाता है, आगर मालवा। कमेंट नहीं देख पा रहा हूं मैं, पीसी शट डाउन हो गया है। ठीक है, आगर मालवा कौन सा बनता है, ये आगर मालवा। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा बनता है शाजापुर से अलग होकर के, आगर मालवा बनता है 16 अगस्त सन 2000 को। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर एक जिला और बनाया जाता है, जिसका नाम है निमाड़ी। टीकमगढ़ से अलग होता है निवाड़ी। तो 1 अक्टूबर 2018 को जो लास्ट का जो जिला बचता है 52वां जिला, वो निवाड़ी बनाया जाता है 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं,
हर पॉइंट संभावित है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आते भी हैं। हर एग्जाम्स में देखे गए हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित एमपी पुलिस हो या एमपी पीसीएस हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम्स हो मध्य प्रदेश से संबंधित, और अदर स्टेट से संबंधित भी एग्जाम होते हैं, जहाँ से भी प्रश्न यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें निवाड़ी के बाद, ये 52वां जिला था। अब 3 जिले ऐसे हैं जो अभी प्रस्तावित हैं, जो आने वाले समय में वो जिले बनेंगे। वो कौन कौन से जिले हैं जो प्रस्तावित जिले हैं? तो मैं इसको चेंज करता हूँ स्लाइड को। तो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो जिला है मैहर, इसको सतना से अलग किया जाएगा। प्रस्तावित जिले हैं कि ये बनेंगे जिले। दूसरा जो जिला है वो है नागदा, इसको उज्जैन से अलग किया जाएगा। तीसरा जो जिला है वो होगा चाचौड़ा, इसको गुना से अलग किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का पूरा हमने ये देख लिया कि मध्य प्रदेश 1947 से लेकर के अभी तक जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी, किस प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थिति थी, इसके बारे में जान लिया, पूरे जिलों के बारे में जान लिया। अब इसको बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं, 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ से एमसीक्यू भी बना सकते हैं, लास्ट में इन्हीं से संबंधित बना सकते हैं। जैसे पहला ऐसे बनाऊं मैं, तो जैसे हरदा को किस जिले से अलग किया गया? किस जिले से अलग किया गया? तो जैसे ध्यान से इसको पढ़ा होगा, देखा होगा तो कमेंट कर सकते हो आप। हरदा को किस जिले से अलग किया गया? तो कौन सा जिला था? इसका उत्तर होगा होशंगाबाद। ठीक है, ऐसे ही हरदा का गठन कब किया गया, यानी हरदा कब बनाया गया? हरदा की स्थापना कब हुई? यानी जो हरदा बना है जिला, वो कब हुई? तो इसके बारे में भी 30 जून 1998 को। ओके, इसका उत्तर ये हो जाएगा। और भी देख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई है? कमेंट भी कर सकते हैं इसके बारे में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है, इसके बाद इसमें संशोधन हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। राज्य कब हुआ? तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? ये भी आप बता सकते हैं। तो ये कब आया? 1956 को। इस प्रकार से एमसीक्यू बन सकते हैं। इसको बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, पूरा मध्य प्रदेश अभी तक जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति है पूरा क्लियर हो जाएगा। किस प्रकार से इसका गठन हुआ 1947 से लेकर के अभी तक वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, कितने जिले मध्य प्रदेश में अभी प्रस्तावित जिले हैं, कितने जिले अभी टोटल मध्य प्रदेश में जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। और जो प्रस्तावित जिले हैं, जो बनने वाले जिले हैं, वो कितने हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? अभी बताया था मैंने, मैहर और नागदा, और तीसरा है चाचौड़ा। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के बारे में जाना और मध्य प्रदेश के गठन के बारे में जाना। अब आगे देखेंगे इससे और समझेंगे। बने रहिए, हर बार ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावना होगी
और वहाँ से हम अपने नंबरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा होगी उस परीक्षा में हम अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे और वहाँ से हमें आशा है कि आप सभी को ज़्यादा फायदा होगा। और अभ्यास करो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने भी नहीं किया हो, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को जो भी अभी कोचिंग किसी भी संस्थान से नहीं ले पा रहा है वो यहाँ से जुड़ सकता है और इस संस्थान से जो जुड़ेगा तो यहाँ से उसको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और यहाँ से पीसीएस के लिए, खासकर पीसीएस के लिए यहाँ से पढ़ाया जा रहा है और छोटे एग्ज़ाम से जैसे पुलिस हुआ, एमपी पुलिस हुआ, एनटीपीसी अभी हो चुका है। यहाँ से बहुत से बच्चों का ऐसा भी परफॉर्मेंस रहा है जहाँ से उन्हें अच्छा रिजल्ट आएगा, उनका फर्स्ट पेपर हुआ है जो एनटीपीसी का। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत से यहाँ पे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से और यहाँ से अपने नंबरों में बढ़ोतरी पा रहे हैं और सफलता भी पा रहे हैं। तो जुड़िए हमसे, मिलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।